लम से जाना किस नंबर 9 अज कलम लाइबा खान पर कैसे करूँ मैं भरोसा बड़ी मुश्किल है ये डरता है दिल हो न जाए कहीं कोई धोखा। जरीश खानजादी ब्लैक कलर के प्लेन शलवार कमीज पहने साथ ही ब्लैक कलर का नेट का दुपट्टा अपने कंधों के गिर्द लटकाए बालों को लूज कर डाले नहायत गाती मोबाइल को हमेशा की तरह ड्रेसिंग पर रखे टेबल सेट किए अपने रील शूट कर रही थी। वो बेइंतहा शौकीन थी रील शूट करने की। वो अपने मोबाइल में गैलरी में अपने पास सेव रखती थी और जब भी नया सूट पहनती तो अपनी पिक्स बनाना और रील शूट करना तो जैसे इसके लिए आम सी बात थी। एक हाथ में क्रंची पहने दूसरे हाथ में नाजुक सा ब्रेसलेट पहने जो इसकी सुर्ख सफ़ेद कलाई पर बेइंतहा जच रहा था। कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने लबों को लिप ग्लोस से मज़यन किए इस वक्त बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। इस लड़की को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कुछ भी पहनती तो खूबसूरत ही लगती और ब्लैक कलर तो इसके दूधिया रंगत पर बेइंतहा जच रहा था। हाय कोई कैसे दीवाना ना हो मेरा, मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ और वैसे भी वो मगरूर खानज़ादा तो मेरी खूबसूरती को देखकर वैसे ही फ्लैट है। वो तो बस अपनी नाक को ऊंची करने की खातिर मुझ पर गुस्सा करता रहता है। जरीर खानदादी खुद की रील शूट करते बार बार देखती खुद की ही तारीफ करती बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की हवेली की सबसे बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की थी और ये कॉन्फिडेंट जो इसको मिला था वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाला की तरफ से मिला था। आप ही क्या मैं आपके कमरे में अंदर आ जाऊँ? मौजला खानजादी मासूमियत से अनाया के कमरे के अंदर आते हुए बोली थी। अनाया जो कमरे में बैठी बायोलॉजी के सवालात को याद करने की कोशिश कर रही थी। मौजला की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ देखा जो कमरे के अंदर होते हुए भी उससे पूछ रही थी कि मैं कमरे के अंदर आ जाऊँ। अनाया ने अपनी मुस्कुराहट को दबाया था। जी जी मेरी जान अंदर आ जाओ। आप क्या बात है आओ बैठो, अनाया खानजादी इसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था। तो मोहजिला खानजादी भी चलती हुई इसके पास बेड पर बैठी और कहा कि आप बिज़ी तो नहीं? नहीं मेरी जान मैं बिज़ी नहीं हूँ। आप बताएं आपको क्या काम है? अनाया ने इसकी मोमी मार्शमैलो जैसे सफ़ेद गालों को अपनी उंगली से छूते हुए बोला था। अनाया को मोहसिला के सफ़ेद मार्शमैलो जैसे गाल बहुत ही पसंद है, इसलिए तो हर वक्त जब भी इसके पास होती उसे अपनी उंगलियों की पोरों से छूती रहती। उसे ये छोटी सी गुड़िया बहुत ही पसंद थी। वो आप ही मैं बस घर में बोर हो रही हूँ तो आप मेरे साथ क्रिकेट खेल सकती हैं। जब हम इस्लामाबाद में रहते थे ना तो मेरे साथ औरजला आपी भी खेलती थी, लेकिन अभी तो यहाँ आप भी हैं और जरीश आपी भी हैं, तो हम चारों मिलकर क्रिकेट खेलने नीचे गार्डन में। वैसे भी आप लोगों का गार्डन बहुत बड़ा है। मोहसिला ने इश्तियाक से अनाया की बड़ी बड़ी आंखों में देखकर कहा था। इसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी को देखकर अनाया चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई थी। और हाँ, मैं सर हिलाकर इसका हाथ पकड़ा और कहा कि चलो फिर जरीश आपी और औरजला आपी को भी कहते हैं और चारों फिर नीचे जाकर क्रिकेट खेलते हैं। अनाया ने इससे कहा। फिर दोनों ही जरीश के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जरीश जो कमरे में बैठी मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने में मसरूफ़ थी। इन दोनों को आता देखकर वो बेड से उठी और इन दोनों को अब बेड पर अपने पास बैठने का इशारा किया था। आप ही हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें और हमारे साथ चलकर औरजला आपी को भी मनाएं ताकि हम चारों ही नीचे गार्डन में क्रिकेट खेलें। बहुत ही मज़ा आएगा। क्यों नहीं मेरी जान, मैं तो वैसे भी फ्री बैठी हूँ। चलो चलकर तुम्हारी औरजला आपी को भी मनाते हैं। जरीश खानजादी ने प्यार से मोहसिला की नाक को अपनी उंगली से छुआ था और साथ ही अब वो तीनों उठकर औरजला के कमरे की तरफ चलती थी। औरजला अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी दुआ मांगने में मसरूफ़ थी। तभी वो तीनों दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं और बेड पर बैठकर इसके दुआ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। दुआ ख़त्म करने के बाद औरजला ने जाए नमाज को टेबल पर रखा और साथ ही इन तीनों की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। वो औरजला, हम तीनों चाहते हैं कि हम सब नीचे जाकर गार्डन में क्रिकेट खेलें, तो तुम भी हमारे साथ चलो। वैसे भी अब तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं है ना यहाँ पर? जरीश खानजादी ने औरजला की तरफ देखते हुए कहा। काम नहीं है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा नीचे जाकर क्रिकेट खेलने को। औरजला ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए इसमें कैचर फंसाया और साथ ही इन तीनों को जवाब दिया था। आप ही प्लीज़ चलकर खेलें ना, और वैसे भी ये दोनों भी मेरी ज़िद पर ही नीचे चल रहे हैं, तो आप ही चलें मेरे साथ। आप पहले भी तो मेरे साथ क्रिकेट खेलती थी ना, तो अब भी चलें। मोहजिला ने इसके पास
उठकर इसका हाथ पकड़कर जिद करते हुए कहा था। तो ना चाहते हुए भी ओर्जला भी इन तीनों के साथ नीचे गार्डन की तरफ चली गई थी। अब नीचे गार्डन का मंजर कुछ यूं था कि अनाया बैट पकड़े खड़ी थी और साथ ही मौजला उसे बॉल डाल रही थी। मौजला के थोड़े से पीछे जरीश खड़ी थी। बकौल मौजला के मौजला ने उसे कैच पकड़ने के लिए खड़ा किया था और साथ ही मौजला अनाया के पीछे कीपर के तौर पर ओर्जला को खड़ा किया था। इन तीनों में से मैच तो किसी को भी खेलना नहीं आता था, लेकिन तीनों ही इस वक्त मौजला की जिद पर खड़ी इसके साथ खेलने में मसरूफ़ थी। अभी मौजला ने सिर्फ एक ही बॉल डाली थी कि अनाया ने बॉल को बैट के साथ ज़रा सा टच करते हुए दूर ही फेंका था। अपनी पूरी कुव्वत लगाने के बाद भी अनाया बॉल को ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक सकी थी। इससे पहले कि मौजला जाकर बॉल उठाती, वहाँ से बरलास खानज़ादा भी गार्डन में दाखिल हुआ था। इन चारों को मैच खेलते देखकर इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई और कहा था कि अकेले अकेले मैच खेला जा रहा है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। लाला, आपको खेलना आता है तो आप भी हमारे साथ खेलें। मौजला ने उसे खुले दिल से ऑफ़र की थी। वो तो चाहती यही थी कि सब मिलकर क्रिकेट खेलें। हाँ हाँ ज़रूर, लाओ, पहले तो अनाया को हम आउट करते हैं यहाँ से, बरलास खानज़ादा ने कहा और साथ ही बॉल उठाकर अब वो सामने खड़ा अनाया की तरफ बॉल डालने के लिए तैयार खड़ा था। लाला, बॉल आहिस्ता डालना, ज़्यादा तेज़ मत डालना, मुझे खेलना नहीं आता। अनाया ने उसे दूर से अपनी तरफ भागते देखकर रूहान से होते लहजे में कहा था। अनाया ये बॉल से बहुत ही ज़्यादा डरती थी कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, इसीलिए तो वो बॉल को ज़्यादा दूर तक फेंक भी नहीं पाई थी। हाँ हाँ, आराम से ही फेंकूंगा। बरलास की आंखों में शरारत साफ नाच रही थी। बरलास खानज़ादा ने भागते हुए अपनी पूरी कुव्वत से अनाया की तरफ बॉल फेंकी थी। अनाया, जो पहले ही बॉल से डर रही थी, बॉल को पूरी कुव्वत से अपनी तरफ आता देखकर इसने बैट को नीचे फेंका और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। बरलास ने बॉल इतने ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं फेंकी थी, लेकिन अनाया डर रही थी, इसलिए बॉल सीधा जाकर इसके बाईं बेली पर लगा था। इस पर हाथ रखकर अनाया कर्राह उठी थी। अनाया को ज़मीन पर बैठे कराहते देखकर ओर्जला जल्दी से इसकी तरफ भागी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब ओर्जला थी। अनाया को उठाकर ओर्जला ने पूछा कि ज़्यादा लग गई क्या तुम्हें? अनाया ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया था। उसे वाकई में काफ़ी ज़ोर से लगी थी, जिसकी वजह से आंसू टप टप करके इसके गाल से बहते इसकी गर्दन पर सफ़र कर रहे थे। ज़्यादा लग गई क्या तुम्हें? बताओ, आओ तुम्हें अंदर लेकर चलूँ। बरलास इसके पास भागते हुए आया था। इसने तो अपनी तरफ से बॉल बहुत ही ज़्यादा स्लो डाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अनाया यूँ डर कर बैठ ही जाएगी। बरलास खानज़ादा ने अनाया का हाथ पकड़ा और वो रोती हुई अनाया को तसल्ली देते हुए हवेली के अंदर लाकर लाउंज के सोफ़े पर बिठा लिया था। जरिश, ओर्जला और मौजला भी अपने चेहरे पर परेशानी सजाए इसके पीछे लाउंज के अंदर दाखिल हुई थी। लाउंज के सोफ़े पर पहले से बैठी नायला बेगम और शुमाइला बेगम भी अनाया को रोते देखकर बौखलाकर उठी थी और जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ उसे? ये क्यों रो रही है? ये तुम लोग तो सब गार्डन में खेल रही थी ना, तो क्या हो गया इसे? नायला बेगम ने तड़पते हुए अपनी बेटी की तरफ बढ़कर पूछा था। वो ताई, हम सब क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने उसे बॉल कराई थी, तो ये बैट को फेंक कर बैठ गई थी, इसलिए बॉल इसकी बेली पर लगी है। आप चेक कर लें, अगर ज़्यादा कुछ मसला हुआ तो मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। बरलास खानज़ादा ने शर्मिंदा होते अपने नज़रें झुकाते हुए कहा था। वो वाकई में ही शर्मिंदा हुआ था। उसे अनाया की तरफ बॉल फेंकनी ही नहीं चाहिए थी। क्या हुआ? सब इतने झमगट्टा करके क्यों खड़े हो? कुछ हो गया है क्या? मलियार खानज़ादा ने हवेली के अंदर दाखिल होते हुए कहा था। मलियार खानज़ादा ने एक नज़र अपने फ़ोन पर से उठाकर सोफ़े पे बैठी अपनी छोटी सी जान को देखा तो इसका दिल थक से रह गया। अनाया का पूरा चेहरा आंसू से तर था, इसकी आंखें सुर्ख पड़ गई थीं और वो हिचकियों से रोते हुए अपने मोरे के सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। उसे देखकर क्या हुआ है इसे? ये रो क्यों रही है? मुझे बताओ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? अनाया, मेरी जान क्यों रो रही हो? क्यों मेरी जान हलकान करने पर लगी हुई हो?
वो बेटा, ये सब बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो इसकी बेली पर बॉल लग गई, तो ज़्यादा कुछ भी मसला नहीं हुआ। नाला बेगम ने मलियार खानज़ादा के खूबसूरत चेहरे को परेशान होते देखा तो अपनी बेटी की किस्मत पर दिल में रश्क भी किया था और कसम खुदा का शुक्र भी बहुत अदा किया था। तो आप लोग भी इधर इसे बिठाए क्यों रखे हैं? डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। मलियार खानज़ादा ने दाढ़ते हुए बरलास खानज़ादा की तरफ देखते हुए कहा था। आखिर वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। अनाया की आंखों में आंसू एक ही झटके से उसके मोरे के सीने से अलग करते हुए अपनी गोद में उठाया और ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागते हुए अपने कमरे में लेकर जा चुका था। अनाया की सांसें सीने में अटकी थी। खुद के पैरों को हवाओं में महसूस करते इसने अपनी आंखें खोली तो मलियार उसे अपनी गोद में उठाए अपने कमरे में लेकर दाखिल हो चुका था। उसे बेड पर बिठाते हुए इसने अनाया का चेहरा जल्दी से अपने हाथों से साफ किया था। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या मेरी जान, बताओ मुझे। मलियार खानज़ादा ने प्यार से इसके गाल पर लप रखते हुए कहा था। इसके गाल पर लप रखने की देर थी कि अनाया की सिसकियाँ दोबारा से शुरू हो गई थी। वो मलियार खानज़ादा के सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर कर गई थी। दूर दूर हो जाएं, पास मत आए मेरे, अनाया ने हिचकियों से रोते समेत इसकी तरफ देखते हुए कहा था और दोबारा से अपनी आंखों को बेदर्दी से साफ किया था, जो इसके बेदर्दी से साफ करने से पहले ही सुर्ख हुई पड़ी थी। अनाया मेरी जान, इस वक्त नाराज़गी को छोड़ो। तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना, मेरे पास आओ, मेरे सीने से लगो, तुम्हारी सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। मलियार खानज़ादा बेचैनी की इंतहा पर पहुंचते हुए ज़बरदस्ती उसे अपने करीब करते हुए उसे अपने सीने में ज़ोर से भींच गया था। कहाँ बर्दाश्त कर सकता था मलियार खानज़ादा अनाया खानज़ादी पर ज़रा सी भी चोट को। इसकी आंखों में तो आंसू तक गवारा नहीं थे और ऊपर से ये सोच कर ही इसकी जान जा रही थी कि इसकी बीवी इसके इश्क को चोट लगी है, वो दर्द में मुब्तला है। मलियार खानज़ादा ने सख्ती से उसे अपने सीने में पीछे धीरे धीरे से इसके बालों में अपनी उंगलियां चलाकर उसे पुरसुकून कर रहा था। अनाया खानज़ादी तो अपनी मज़ाहमत जारी रखे हुए थी और इस इंसान को बिल्कुल भी अपने पास महसूस नहीं कर सकती थी। दूर हो जाएं, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? नहीं मिल रहा मुझे सुकून आपके सीने से लगकर। दूर हो जाएं। क्यों मेरे पास आ रहे हैं जानबूझकर? अनाया खानज़ादी ने इस बार अपनी पूरी कुव्वत से इसके सीने पर अपने दांत गाड़ते हुए कहा था, अपने सीने पर उठे इस मीठे से दर्द को बर्दाश्त करते हुए। पल में ही मलियार खानज़ादा की आंखों में खुमारी उतरी थी। इसके सख्त अल्फाजों को भुलाते मलियार खानज़ादा ने अपने सीने से इसका सर निकाल कर इसके होठों पर अपने लब रखे, इसकी सांसों को कैद करता चला गया। मलियार खानज़ादा के लम्स में आज भी बेइंतहा सख्ती में थी। वो बेइंतहा नरमी से इसके नीचे लब इतने रोमांटिक अंदाज में चूम रहा था कि अनाया को अपने बदन में स्पार्क से उठते महसूस हो रहे थे। बार बार इसकी तेज़ होती सांसों की वजह से इसका पेट कभी अंदर तो कभी बाहर जा रहा था। ज़बान निकालो अपनी। मलियार खानज़ादा ने सिर्फ एक सेकंड के लिए इसके लबों पर से अपने लब हटाए थे और उसे अपनी ज़बान निकालने का कहकर दोबारा से इसके लबों पर छुप गया था। अनाया खानज़ादी का दिल बेहद खौफ से धड़क रहा था, लेकिन मलियार खानज़ादा के कहने पर इसने अपनी ज़बान बाहर निकाली बिल्कुल भी नहीं निकाली थी और ऊपर से उसे अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। जब भी मलियार खानज़ादा इसके होठों को अपने रोमांटिक से अंदाज में चूमता तो इसके बदन में स्पार्क से उठते, जिसको समझने से वो कासिर थी। बेशक मियाँ बीवी के हकूक़ की अदायगी के बारे में अनाया खानज़ादी सब कुछ बेहतर तरीके से जानती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी उसे पता नहीं था कि महरम के करीब आते इसके छूने से इस तरह से बदन में बेचैनी और स्पार्क से उठते हैं। इसीलिए वो परेशान सी अपने आंखों से आंसू बहाती मलियार खानज़ादा को खुद से दूर करने में लगी हुई थी। इसके लबों को चूमते हुए मलियार खानज़ादा ने इस बार इसके होठों को आज़ाद करने के बाद बग़ैर इसकी तरफ देखे इसकी सुराहीदार गर्दन पर झुकते इसकी गर्दन की स्किन को अपने लबों में भरकर वहाँ पर लब बाइट दी तो अनाया खानज़ादी की तो सांसें ही रुक गई थी। उसे अपनी सांसें रोकते देखकर मलियार खानज़ादा जल्दी से बौखलाते हुए पीछे हटा था। ये लड़की तो इसकी समझ से ही बाहर थी।
जब भी वो इसके करीब आता तो वो उसे खुद से दूर कर दिया करती थी, और अब जब वो उसके लबों को चूमने के बजाय इसकी गर्दन को चूम रहा था तो वो अपनी सांस ही रोक बैठी थी। सांस लो अनाया, वरना मैं अगर अपनी पर आया तो सच में तुम्हारी इन सांसों को इतनी भी मोहलत नहीं दूंगा कि वो ज़रा भी सांस ले सके। मलियार खानज़ादा ने इसकी गर्दन पर से अपने होंठ को हटाते हुए अनाया की तरफ देखते हुए कहा, तो बिल्कुल स्टिल साकित सी अपनी सांस रोके बैठी थी। इसकी बात सुनकर अनाया ने खौफ से लरसते हुए गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। अनाया को ऐसा लग रहा था कि वो खुद से खौफ से लरस रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मलियार खानज़ादा की गुर्बत में इतनी तपिश है कि वो बार बार अपने हाथ और पैरों की लर्जिश को रोक ही नहीं पा रही थी। जाए मेरे कमरे से, कोई आ जाएगा, अनाया ने बुखलाते हुए जल्दी से मलियार खानज़ादा से कहा था। वो नहीं जानती थी कि मलियार खानज़ादा उसे अपने कमरे में लाया है। मेरी जान, चला जाता हूँ आपके कमरे से, लेकिन थोड़ा बैठने तो दो। अभी डॉक्टर आएगी, आपका चेकअप करेगी। इसके बाद जब वो आपको दवाई देगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम आराम कर लेना। मलियार खानज़ादा ने प्यार से इसकी गर्दन पर अपनी लव पाइट पर अपना अंगूठा फेरा था। नहीं नहीं, आप अभी यहाँ से जाएं। अनाया ने जल्दी से इसका हाथ अपनी गर्दन से हटाया और अपने दुपट्टे को अपने सर पर अच्छी तरह से जमाया, ताकि अब इसका एक बाल भी नज़र नहीं आ रहा था। इस बार मलियार खानज़ादा भी इसकी मानता गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते अपने ही कमरे से अपनी बीवी के कहने पर निकल चुका था। ये कौन है बसीर, और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन है ये लड़की? रात के खाने पर जहाँ खानज़ादा हवेली में सब बैठे टेबल पर रात का खाना खा रहे थे, वहीं पर बसीर खानज़ादा हवेली के अंदर दाखिल होते अपने एक हाथ में अपनी मोहब्बत अनाबिया का हाथ थामे सबके पास आकर खड़ा हुआ था। दादा, आप बैठे, गुस्सा नहीं करें, मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन है। ये लड़की, बसीर खानज़ादा ने अपने चेहरे के तासुरात को ज़रा सा नरम बनाते हुए दादा से कहा था। वो नहीं चाहता था कि अपनी मोहब्बत से निकाह करने के बाद कोई भी इसके घर वालों में से इससे नाराज़ हो जाए। तुम बताते क्यों नहीं कौन है ये लड़की? दादा ने एक बार फिर से गरजदार आवाज़ में बसीर खानज़ादा से पूछा था। जो बात इनका दिल सोच रहा था, अगर वो सच हुई तो इनकी नवासी जरीश का क्या होगा? नाना प्लीज़ आप बैठें, वो बताता है ना कि कौन है। ज़रम खानज़ादा ने जल्दी से अपने नाना की तरफ बढ़ते हुए उन्हें कुर्सी पर बिठाकर कहा था। ये लड़की अनाबिया मेरी सेक्रेटरी है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने इससे आज निकाह कर लिया है। बसीर खानज़ादा के मुंह से निकलने की देर थी कि इसने इस लड़की से निकाह कर लिया है। बेसाख्ता ही दादा का हाथ अपने दिल पर गया था। इनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। जरीश खानज़ादी तो स्टिल आंखें फाड़े बसीर खानज़ादा को देख रही थी, जो इससे बेवफाई कर गया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम किसी भी गैर लड़की से निकाह करके हवेली ला सकते हो? औरंगज़ेब खानज़ादा जल्दी से अपने बेटे बसीर की तरफ बढ़े थे और इनसे गरजदार आवाज़ में सवाल पूछा था। बाबा, ये कोई गैर लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है और अब मेरे निकाह में आते हुए ये एक खानज़ादी है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा इसकी इज्जत पर कोई भी एक बात। बसीर खानज़ादा ने सर्द लहजे में कहा था। जरीश खानज़ादी तो बिना किसी को मुखातिब किए अपने चेहरे पर एक भी तासुरात को आए बगैर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। बसीर खानज़ादा ने एक नज़र भी जरीश खानज़ादी की तरफ उठाकर नहीं देखा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम दोनों को मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। एक बेटे ने मेरी अपनी ही भांजी से निकाह करके उसे बदला करार दे दिया, तो दूसरे बेटे ने अपनी सेक्रेटरी का हाथ पकड़कर निकाह कर हवेली लाकर खड़ा कर दिया है। क्या तुम दोनों ने कसम खा रखी है कि इस उम्र में अपने बाप के सर पर खाक मलनी है? तो मलनी ही है। औरंगज़ेब खानज़ादा का तो ज़ब्त ही जवाब दे गया था। इनके दोनों बेटे ही हवेली में किसी के सामने भी उन्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। बाबा प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं इससे मोहब्बत करता था, इसीलिए मैंने निकाह भी किया है। बसीर खानज़ादा ने आजिज़ आते हुए अपने बाप को समझाना चाहा था। इनकी सुर्ख आंखों को देखते हुए वो तड़प उठा था। अगर मोहब्बत थी तो इज्जत से अगर मुझे बता देते, मैं लेकर जाता ना तुम्हारा रिश्ता, इज्जत के साथ करवाता तुम्हारा रिश्ता।
मैं तुम्हारा निकाह करवाता, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि किसी भी लड़की का हाथ पकड़कर हवेली ले आए और कहा कि मैं निकाह कर चुका हूँ। और अब औरंगज़ेब खानज़ादा एक बार फिर से दाड़े थे। इनका तो बीपी ही शूट कर चुका था। बेसाख्ता ही धड़ाम से वो कुर्सी पर गिरे, गहरे गहरे सांस लेने लगे। औरंगज़ेब खानज़ादा एक बार फिर से दाड़े थे। इनका तो बीपी ही शूट कर चुका था। बेसाख्ता ही धड़ाम से वो कुर्सी पर गिरे, गहरे गहरे सांस लेने लगे थे। बाबा, क्या हो गया है आपको? संभाले खुद को। सब लोग बेसाख्ता ही औरंगज़ेब खानज़ादा की तरफ पड़े थे और जल्दी से ग्लास में पानी डालकर इनको पिलाया था। पानी पीने के बाद इनकी सांसें कुछ बेहतर हुईं तो उन्होंने बसीर खानज़ादा की तरफ से अपना रुख मोड़ लिया था। ज़रीश, ज़रीश कहाँ चली गई है? ज़रीश, कहाँ हो तुम बेटी? सब ने बेसाख्ता ही ज़रीश को पुकारा था। आखिर बसीर खानज़ादा के हवाले से इसके दिल में पहुँचते हुए जज्बात से कौन वाकिफ़ नहीं था। वो आप ही अपने कमरे में चली गई है, अनाया ने बेसाख्ता ही सबकी तरफ देखते हुए कहा था। और इसकी बात सुनकर सबके ही दिल धड़के थे। सबको ही लगा था कि ज़रीश खानज़ादी शायद अपने कमरे में इसी वजह से गई है कि शायद अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। सब ऊपर ज़रीश खानज़ादी के कमरे की तरफ दौड़ रहे थे। ज़रीश बेटा, दरवाज़ा खोलो, नायला बेगम ने दरवाजे को खटखटाते हुए पूछा था। इनका तो कलेजा मुंह को आ रहा था। ज़रीश खानज़ादी के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी हुई। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।